कभी सोचा है कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां अरबों कमाती हैं, लेकिन टैक्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं देती। आज हम इसी कॉर्पोरेट टैक्स के महाखेल की परतें खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त जंग है जो दशकों से सरकारों और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच चल रही है। तो सवाल यही उठता है, अरबों डॉलर्स का सवाल, कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोची समझी रणनीति काम करती है। तो चलिए समझते हैं कि ये कंपनियां इस पूरे उलझे हुए सिस्टम को कैसे नेविगेट करती हैं। तो सबसे पहले इस खेल के मैदान को ही समझ लेते हैं। ये है बड़ी कंपनियों का टैक्स का खेल। इसको ना एक हाई स्टेक्स शतरंज के खेल की तरह इमेजिन कीजिए। यहाँ हर एक चाल बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की देनदारी कम करने के लिए। अच्छा, इस खेल का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी बेप्स। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंपनी भारत में कोई प्रोडक्ट बेचकर खूब मुनाफा कमा रही है, लेकिन वो कानूनी दांव पेच लगाकर अपना सारा प्रॉफिट एक ऐसे देश में दिखा देती है जहां टैक्स 0 के बराबर है। तो इससे क्या हुआ? भारत में उसकी टैक्स की जिम्मेदारी कम हो गई। बस यही बेप्स का पूरा खेल है। तो ये कंपनियां ये सब करती कैसे हैं? इनकी कुछ बहुत ही क्लासिक चालें हैं। पहली है ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, एक कंपनी अपनी ही किसी विदेशी ब्रांच को जानबूझकर कम दाम पर सामान बेच देती है। नतीजा, सारा का सारा मुनाफा उस देश में चला जाता है जहां टैक्स कम है। दूसरी चाल और भी शातिर है। कंपनियां अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ब्रांड का नाम या टेक्नोलॉजी, किसी टैक्स हेवन में भेज देती है और फिर अपने ही दूसरे देशों के ऑफिस से उस पर मोटी रॉयल्टी वसूलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी थीं। नहीं, उन्होंने भी अपनी रणनीतियों से पलटवार किया। तो चलिए देखते हैं कि भारत जैसे देशों ने इस शतरंज के खेल में अपना जवाबी हमला कैसे किया। भारत ने 2018 में एक बहुत बड़ा दांव खेला, POM के साथ, यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नियम। देखिए, पहले क्या होता था, कंपनियां सिर्फ कागजों पर अपना मैनेजमेंट विदेश में दिखा देती थीं और भारत के टैक्स से बच जाती थीं। लेकिन POM ने ये खेल बदल दिया। अब अगर कंपनी के बड़े बड़े फैसले भारत से लिए जा रहे हैं तो टैक्स भी भारत में ही देना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दुनिया के किस कोने में है। और फिर आया GAAR, यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये टैक्स अधिकारियों के हाथ में एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। GAR उन्हें ये ताकत देता है कि वो ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को खारिज कर सकते हैं जो सिर्फ टैक्स बचाने के इरादे से किया गया हो, भले ही वो टेक्निकली लीगल क्यों न लगे। मतलब अब कानून की नीयत देखी जाएगी, सिर्फ उसके शब्द नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, ये लड़ाई कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता था और जीत भी नहीं सकता था। कंपनियां तो ग्लोबल है, तो जाहिर है टैक्स के नियम भी ग्लोबल होने चाहिए थे। और बस यहीं से एक ग्लोबल अलायंस की शुरुआत हुई। और दुनिया ने वाकई जवाब दिया। OECD की अगुवाई में 140 देश, जी हाँ, 140 देश एक साथ आए बेप्स से लड़ने के लिए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व गठबंधन था। ये नंबर ही दिखाता है कि यह मुद्दा कितना बड़ा है और इसे सुलझाने के लिए दुनिया कितनी सीरियस है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि ये खेल कैसे आगे बढ़ा है। 2017 और 18 में भारत ने अपने नियम सख्त किए, फिर 2021 में एक ग्लोबल समझौता हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2025 तक आते आते अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ी इस डील से पीछे हटने की धमकी देने लगे। तो मतलब ये गाथा अभी भी चल रही है, ये लगातार बदल रही है। तो इस पूरे ग्लोबल सहयोग से एक बहुत ही ऐतिहासिक समाधान निकल कर आया। इसे कहते हैं 2 पिलर्स सॉल्यूशन। ये इंटरनेशनल टैक्स नियमों को नए सिरे से लिखने की एक बहुत बड़ी और साहसिक कोशिश है। पिलर 1 का फोकस खास तौर पर बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियों पर है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कंपनियों को सिर्फ वहाँ टैक्स नहीं देना चाहिए जहाँ उनके हेडक्वार्टर्स हैं, बल्कि वहाँ भी देना चाहिए जहाँ उनके यूजर्स हैं, जहाँ उनके ग्राहक हैं। सच कहूँ तो ये डिजिटल इकोनॉमी में टैक्स लगाने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है, एक गेम चेंजर है। और फिर आता है पिलर 2, और इसके साथ आती है एक संख्या जो सब कुछ बदल सकती है, और वो संख्या है 15%। तो ये 15% क्या है? पिलर 2 15% की एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट तय करता है।
मतलब अगर कोई कंपनी किसी टैक्स हेवन में 15% से कम टैक्स देती है तो उसका अपना देश, उसका होम कंट्री, बाकी का बचा हुआ टैक्स उससे वसूल सकता है। ये एक तरह का ग्लोबल सेफ्टी नेट है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि देशों के बीच जो टैक्स रेट कम करने की होड़ लगी रहती है, उस रेस टू द बॉटम को रोका जा सके। लेकिन ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक खेल है ना, ये सिर्फ टैक्स तक ही नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है पैसे की कीमत, यानी करेंसी की वैल्यू। तो चलिए अब इस खेल के दूसरे मैदान में उतरते हैं, और ये मैदान है करेंसी की दुनिया का। देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मोटे तौर पर 3 पिलर होते हैं: बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी के लिए हम एक्सचेंज रेट पर फोकस करते हैं। ये वो चीज़ है जो किसी भी देश की आर्थिक किस्मत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक्सचेंज रेट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे बस एक कीमत समझिए। जैसे हम पूछते हैं कि एक कप कॉफ़ी की कीमत क्या है, वैसे ही एक करेंसी की कीमत दूसरी करेंसी के बदले में क्या है, बस यही एक्सचेंज रेट है। और ये जो कीमत है ना, इसका किसी भी देश की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर करेंसी की वैल्यू कम है तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन देश में महंगाई भी बढ़ सकती है। वहीं अगर करेंसी मजबूत है तो इंपोर्ट सस्ता हो जाता है, लेकिन हमारे अपने घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे साधना पड़ता है। तो सवाल यह है कि भारत इस नाजुक संतुलन को कैसे साधता है? इसका जवाब हमें मिलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ये एसेंशियली किसी भी देश के सारे इंटरनेशनल लेन देन का एक लेखा जोखा होता है। अगर हम अप्रैल से दिसंबर 2021 का डेटा देखें तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा 26.6 बिलियन डॉलर था। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस दौरान देश ने इंपोर्ट और दूसरे पेमेंट्स पर जितना खर्च किया वो एक्सपोर्ट से हुई कमाई से ज्यादा था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। उसी समय भारत का कैपिटल अकाउंट सरप्लस यानी पूंजी खाता अधिशेष 90.8 बिलियन डॉलर का था। ये पैसा आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो इस सरप्लस ने उस घाटे की भरपाई कर दी और एक ओवरऑल बैलेंस बना रहा। तो टैक्स और करेंसी के इस कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल खेल में आज हम आखिर खड़े कहाँ हैं और आगे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल टैक्स डील पर सहमति तो बन गई है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है, खेल अभी भी जारी है। कंपनियां भी और सरकारें भी दोनों अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हैं। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या टैक्स बचाने का ये जो चूहे बिल्ली का ग्लोबल खेल है, ये कभी सच में खत्म होगा? या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा चलती रहेगी, नए नियम बनते रहेंगे और नए रास्ते खोजे जाते रहेंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर सोचने के लिए सवाल बहुत दिलचस्प है ना?